नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, जब मुनरो नाम का कमांडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों को हरा दिया था, ट्रिपल अलायंस को हरा दिया था, जिसमें शाह आलम सेकंड थे, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पहला ब्रिटिश गवर्नर बनकर आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पहला ब्रिटिश गवर्नर बनाकर भेजा था अंग्रेजों ने। बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति था। कर्नाटक सेकेंड बैटल याद है? यह कमांडर नहीं होता तो भारत में फ्रांसीसी होते अंग्रेजों की जगह। बहुत फायदा करवाया था ब्रिटेन को। और क्लाइव ने कुछ ऐसा किया था, पता भी नहीं चला कि अंग्रेजों का फायदा हो रहा है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो, यदि बुक में मिल जाता तो क्लास की भाई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेक्चर अलग चीज होती है, बुक अलग चीज होती है। बुक में पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं। जो बातें आपको बताता हूँ कई बुक का निचोड़ होती है, ठीक है? इसलिए आपको क्लास पसंद आ रही हो तो कुछ फायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है? देखो, और अब आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी गवर्नर, जो और हम देखेंगे कि आगे की हिस्ट्री में, इनके समय की हिस्ट्री में लोग, समाज, ठीक है, देश कैसा हुआ करता था। जो गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल में अंतरम बाद में देखेंगे, बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले जो व्यक्ति भेजा गया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। देखो, जब ये भारत आया तो इसके सामने तीन हारे हुए लोग, बंगाल, अवध और दिल्ली के। अच्छा, क्या रॉबर्ट क्लाइव इन सबको क्या करेगा? मार के कंट्रोल करके कंट्रोल कर ले? आप बताओ, सबको मार के कंट्रोल कर ले दिल्ली पर? आप बताओ। मुट्ठी भर लोग थे। भारत के लोग बड़े इमोशनल होते हैं। अगर इनको पता चल जाता कि अंग्रेज राजा को मार के कब्जा करना चाहते हैं तो भारतीय कहते, अगर मार्केट में एक भी अंग्रेज दिख जाए, मार के पैक करके और मसाला लगा के सीधे ब्रिटेन भेज दो, एक अंग्रेज नहीं बचता। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि जनता का गुस्सा भाई होना ठीक नहीं है, और अंग्रेज के पास बड़ा दिमाग था। अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले आते ही दिल्ली और अवध के नवाब को अपने पास बुलाया और इनसे 1765 एडी में इलाहाबाद की ट्रीटी किया, संधि कर ली। दिल्ली और अवध के नवाब से इन्होंने एक प्रकार की दोस्ती कर ली। इन्होंने, देखो, नवाब से कहा, देखो, हम आपको जीवित छोड़ रहे हैं, आप एक काम करो, आप जाओ दिल्ली और अवध में शासन करो जैसा हम बोल रहे हैं, नहीं करोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जान बख्श दिया, बहुत बड़ी बात थी। कहा ठीक है सर, हम हमें जाने दो। इतने खतरनाक लोग थे अंग्रेज कि बाद में शाह आलम सेकंड की दोनों आंखें तक निकलवा लेते। अंधे थे, बाद में मार भी डाला। दिल्ली और अवध के नवाबों को भेज दिया कि जाओ भाई शासन करो। और क्लाइव इस बात को जानता था कि ना दिल्ली रिच है और ना अवध ही रिच है, और अगर रिच है तो बंगाल। और ये बैठ गया बंगाल में और ये बन गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर बनते ही क्या हुआ, ने बंगाल में शुरुआत किया ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन की। अच्छा, द्वैत शासन किसे कहते हैं? मतलब दो लोगों का शासन। कल तक बंगाल में शासन करते थे नवाब, अभी भी शासन नवाब करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आप नवाब हो, शासन देखते रहो, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में पावर का इस्तेमाल करेगी। और ये क्या करेगी? लोगों का टैक्स वसूल करेगी। मतलब इनकम अंग्रेजों की और शासन नवाब का। मतलब घटना दुर्घटना हुई तो जनता किस पे ब्लेम देगी? नवाब को। जनता की निगाह में तो नवाब बना हुआ है ना वो। आंतरिक तौर से पर्दे के पीछे तो सारा प्रॉफिट कौन वसूल करेंगे? अंग्रेज। फायदा क्या होगा? आज तक अंग्रेज हजारों साल पहले में आकर सोना देते थे, बदले में मसाला लेते थे। भाई फायदा दुनिया में भारत का ज्यादा होता था, इसलिए तो भारत डेवलप था। आज के बाद अंग्रेज भारत से वसूलेंगे टैक्स और उसी टैक्स से खरीदेंगे मसाला, और मसाला ले जाकर यूरोप में बेचेंगे। बताओ, भारत को मिला कुछ? अभी सोना मिला नहीं, ठीक है? और एक एक दिन करके भारत इसके बाद से गरीब होता जाएगा। इतनी सी बात समझने में हमको 100 साल लग गए। 1765 की बात है ये,
जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसके 100 साल बाद 1865 1865 में क्या हुआ था, 1865 या 1866 में पहली बार दादा भाई नौरोजी थे ने बताया था कि भारत में अंग्रेज नादिर शाह, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, अहमद शाह अब्दाली से बड़े लुटेरे हैं। बाकियों ने तो लूटा चले गए, ये रहे लगातार लूटते रहे, तब तक तो भारत में अकाल पड़ गए। अब देखो कि आज के बाद अंग्रेजों को भाई क्या हुआ, फायदा होने लगा, सब कुछ उल्टा हो गया। कल तक जो फायदा ब्रिटेन से भारत को आता था, अब भारत से ब्रिटेन जाएगा, यही इनका टारगेट था अंग्रेजों का। इसीलिए क्लाइव नाम के इस व्यक्ति को अंग्रेज बड़ा महान समझते थे। यह बेहतरीन कमांडर था, यह इतना बेहतरीन कमांडर था कि इसका जन्म भी स्वर्ग में हुआ था, ट्रांसफर लेके ब्रिटेन आया था। एक बार भाई देखो कि यूपीएससी ने पूछ लिया था, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि स्वर्ग में उतरा सेना नायक किसे कहा गया, तो आंसर क्या था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो आगे, और यही व्यक्ति था जब वापस गया वहां के लोग इसे बड़ी इज्जत देते थे, लॉर्ड कहते थे। इसी को लॉर्ड का टाइटल मिला था, लॉर्ड क्लाइव कहलाता था। अच्छा, बाद में इसी का टाइटल आगे और लोगों ने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, कोई लॉर्ड नहीं था, बस टाइटल लगा कर आते थे। इसे तो मतलब ब्रिटेन के लोगों ने लॉर्ड कहा था। मतलब यहां से तो एक चीज जानने को मिल गई कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इसने क्या किया कि दिमाग लगाया आके, दिमाग लगा के इसने क्या किया, बंगाल पे जो प्रॉफिट था उसको क्या किया, कमाने की कोशिश की। देखो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है, स्टार्टिंग से लेके मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़ा रखा है कि कैसे पुर्तगाली इंडिया में आए, फिर कैसे अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा हो गया प्लासी के बैटल के बाद। बक्सर, प्लासी का बैटल हुआ, उसके बाद फिर बक्सर का बैटल हुआ, है ना। उसके बाद अंग्रेजों का क्या हुआ, पूरी तरीके से कब्जा हो गया। प्रथम गवर्नर बनकर कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव बनकर आया था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था 1767 तक। अब इसके देखो एक साल के बाद क्या हुआ कि मैसूर एक जगह है, ठीक है, आज के टाइम पे वो कर्नाटक में है। तो मैसूर का एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका हैदर अली। और जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भाई उनका मैसूर पे क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। अच्छा, किस वजह से, कि वहां एक तो वो तटीय क्षेत्र है ना, कोस्टल एरिया है, वहां से व्यापार करने में आसान होगा। और मैसूर पे इस समय शासन कर रहा था हैदर अली, ठीक है। तो उसी देखो जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। लास्ट जो बैटल हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो प्रथम युद्ध जो पहला बैटल हुआ था वो 1767 में हुआ था। तो इस बैटल में भाई देखो ये बैटल 2 साल तक चला, 1767 से 1769 तक। तो इस युद्ध में देखो क्या हुआ था कि अंग्रेजों को क्या चाहिए था, ये बैटल चाहिए, मतलब कि पूरा एरिया चाहिए था कोस्टल वाला, है ना, ताकि उनका व्यापार हो सके। और यहाँ पे अंग्रेजों का थोड़ा भी कब्जा नहीं था, और वो लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे उनका कब्जा हो जाए। अब भाई क्या हुआ कि युद्ध जब शुरू हुआ तो इसका जो परिणाम था, रिजल्ट था, उसमें ये पता चला कि ना अंग्रेजों को कुछ मिला और ना इनको। भाई इनको तो अपना क्या बचाना था, अपना स्टेट बचाना था, राज्य बचाना था। और हैदर अली के टाइम में मैसूर बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य हुआ करता था, है ना। और यहाँ पे और इन लोगों को डर भी लगता था अंग्रेजों को कि कहीं ये भाई हैदर अली फ्रांसीसियों का सहयोग न ले ले, है ना। अभी देखो फ्रांसीसियों की वजह से ही अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, वहां पे जो स्वतंत्रता मिली थी, उनमें फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा योगदान। तो यहाँ पे अंग्रेजों को डर लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो उनको डर लग, और इसीलिए युद्ध स्टार्ट हो गया ताकि उनका उस पे क्या हो जाए, एरिया में कब्जा हो जाए। तो पहले युद्ध का परिणाम उतना ज्यादा ना अंग्रेजों के पक्ष में था और ना ही हैदर अली के पक्ष में था, है ना। बाद में दोनों में संधि हो गई थी। लेकिन देखो इसके बाद क्या हुआ था कि कुछ टाइम के बाद इंडिया में एक गवर्नर आया था और उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग।
और इसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो था 1772 से 1785 एडी। देखो, हमें सारे गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। 1947 तक आते रहेंगे ये। कुछ फेमस गवर्नर है, उन्हें ही पढ़ना है। बाकी में अपना सोशियो, ठीक है, सोशल देखना है, ठीक है, कि समाज के बारे में देखना है ना, उस में कंडीशन क्या थी, हम पूरा आप लोगों को अच्छे से उस टाइम की कंडीशन समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, वारेन हेस्टिंग के समय पर बंगाल में अंग्रेजों की हालत जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी, और इनको लग रहा था कि कम से कम दिल्ली के किंग हमारे हाथ में है, अवध जो है हमें कोई खतरा नहीं है अवध से, बाकी बंगाल तो अब हमारा है। इतना पावर इसको समझ में आ गया वारेन हेस्टिंग को, इसलिए वारेन हेस्टिंग ने नवाब को हटा दिया। अब शासन किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। मतलब आज के बाद डुअल गवर्नमेंट जो कि किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव में, खत्म माना जाए ना नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पे नवाब को तो हटा दिया वारेन हेस्टिंग ने। तो क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गया यहाँ से। तो किसने खत्म किया था ये? वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद एक बात बताओ, कोई सरकार हो और उसका कंट्रोल वहां के भाई टैक्स पर ना हो, तो कंट्रोल कर पाएगी क्या? वो नहीं कर पाएगी। अच्छा देखो, इसीलिए बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था और उसमें टैक्स ना देने की भी अपील की गई थी, मतलब टैक्स नहीं मिलेगा तो अंग्रेज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और यदि वो क्या करेंगे, और यदि वो मूवमेंट जो है सफल हो जाता तो अंग्रेज रह पाते यहाँ। खैर जो भी हो, देखो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि आज के बाद वारेन हेस्टिंग ने टैक्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसका नाम रखा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ढंग से शासन करे, इसके लिए 1773 एडी में एक एक्ट पारित किया गया और उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण काम किए गए, दो महत्वपूर्ण काम किए गए। देखो, तीन क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक था बंगाल, और दहेज में मिला बॉम्बे, और मसाले के लिए मद्रास। तीन एरिया दिमाग में याद रखना, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। आज तक बॉम्बे का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था, और बंगाल का अलग गवर्नर था। इस एक्ट के द्वारा बॉम्बे का गवर्नर और जो है या बंबई का क्षेत्र, मद्रास का गवर्नर और मद्रास का क्षेत्र बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में कर दिया गया। अब कौन गवर्नर सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया? बंगाल का। लेकिन कैसे पता चले कि कौन स्ट्रांग है? भाई जैसे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अंतर है, प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है। तो आज के बाद बंगाल में गवर्नर नहीं होगा, और अन्य क्षेत्रों में होंगे, लेकिन बंगाल में होगा गवर्नर जनरल। पोस्ट बड़ी कर दी गई, और वॉरेन हेस्टिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा, इन्होंने क्या काम किया इस एक्ट के द्वारा? इन्होंने बंगाल के लोगों को यह बताया कि आपको न्याय देंगे, आपके ऊपर शासन करेंगे, क्रिमिनल नहीं बचेगा, और पहले से अच्छा शासन करेंगे। और उसके लिए बहुत बड़ा कोर्ट ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। 1774 एडी में क्या हुआ, ये बनकर तैयार हो गया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट कौन थी? एलिजा एमपी। देखो, वारेन हेस्टिंग बड़ा समझदार था। इसको पता था कि अगर लोगों को समझना है, जानना है, तो पहले इनके धर्म को समझना पड़ेगा। वारेन हेस्टिंग ने चार्ल्स विल्किंस से भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया, और नवंबर 1784 में संस्कृत में अंग्रेजों में, मतलब इसकी पहला, मतलब सीधा पहली बार अनुवाद कराया था। इसके पहले भी हुए थे फारसी में, मतलब कि, लेकिन पहली बार संस्कृत से डायरेक्ट अंग्रेजी में कब हुआ था? 1784 एडी में अंग्रेजों ने कराया था। कहते हैं इसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक, है ना, जो संस्कृत है हमारे यहाँ की, सांस्कृतिक विचारों का परिचय पूर्व के लोगों से कराना था, और इंडिया में जो विदेशी थे लोगों के शासन के बाद से इसका अस्तित्व जो खतरे में था उसको फिर से उठाना था। देखो, मुगल दरबार में, देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मुगल दरबार में क्या हुआ, संस्कृत विद्वान क्या थे, उनको संरक्षण प्राप्त था।
सैलरी मिलती थी उनको, लेकिन औरंगजेब ने उनको सैलरी देना बंद कर दिया और इस भाषा को संरक्षण नहीं मिला। लेकिन फिर भी यह भाषा, ये जो लैंग्वेज है, ये क्या हुआ, फिर भी आगे बढ़ती रही, फली फूली, है ना। पंडिता रमाबाई का नाम सुना है आप लोग? ठीक है, नहीं, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में कि महिला सुधार में महत्वपूर्ण काम किया। रमाबाई जो थी, पंडिता रमाबाई जो थी, इनके पिता जो थे अपनी पत्नी को संस्कृत वेदों की शिक्षा देना चाहते थे कि वे भी पढ़े लिखे, लेकिन इस वजह से समाज ने उनका परित्याग कर दिया। बाद में पूरी लाइफ टाइम बाहर ही रहकर गुजार दिया। 19 साल की उम्र में रमाबाई के माता पिता क्या हुए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये शहर गई, हिम्मत नहीं हारी। बाद में इनके जो भाई ज्ञान है, क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने अपनी माँ से तो शिक्षा ली थी वेदों पुराणों की, है ना, तो इनके ज्ञान से लोगों ने इनको सरस्वती, ठीक है, की उपाधि दी। बहुत हिम्मतवर महिला थी, समाज में जाति प्रथा के विरुद्ध उनको पता था कि भाई औरतें जो होती हैं और जो समाज में दलित हैं, वेद पढ़ने का हक नहीं था, सजा तक मिल सकती थी ऐसा करने पर। इसी का विरोध करते हुए रमाबाई ने एक दलित बिपिन बिहारी से शादी कर लिया और लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि उनके पति की डेथ हो गई। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, गांव गांव जाकर महिलाओं से बात करती, हेल्प करती, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही सब होता था कि भाई क्या हुआ कि जो कल्चर था उसको क्या हुआ था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, यहाँ पे आके भगवत गीता का अंग्रेजी में क्या कराया, अनुवाद कराया। इसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन हुआ विलियम जोन्स के द्वारा। अच्छा, ये क्या है भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आज भी है बंगाल में। इसका उद्देश्य ही यही था कि प्राच्य जो प्राचीन है उस अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। आज भी यह बंगाल में है और पांडुलिपियां बहुत पुरानी पुरानी है ना, जो उस टाइम पर थी। वारेन हेस्टिंग ने इसको बढ़ावा दिया। अंग्रेज बड़े समझदार थे, भाई पता था कि भारत के लोगों से जुड़ना है तो उनके इमोशनल के साथ नहीं खेलना। उन्होंने इसके लिए धर्म को समझने की कोशिश शुरू कर दिया। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब था कि भाई, और ये कहां से पास हुआ था, ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ये एक्ट क्या था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, हम कह सकते हैं कि भाई की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था ब्रिटिश संसद में। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया पर कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वैत शासन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि कंपनी में वहां जो आप वहां जो करोगे उस पे हमारी नजर होगी, हम जो है सर्वोपरि हैं, ब्रिटिश ने, भाई वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा। लेकिन एक बात बताओ कि यदि प्रकाश राज किसी मूवी में हो और वो मंत्री बन गए हों तो फिर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, उनकी बात सुनते हैं क्या तुरंत? नहीं तो क्या होगा, वो तुरंत डायलॉग मारेंगे कि मैं एक बार कमेंट मेट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता। सीएम को पता होता है कि भाई मूवी में इससे भिड़ा तो सरकार गई समझो। इसीलिए क्या हुआ कि पंगा लेना क्या है, डरते थे। बस वही था यहाँ पे, कंपनी का नियंत्रण अभी भी बना रहा और कंपनी को हक था कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन ने बाद में बनाया गया था, क्या था वो, बात माने या उनकी बात ना माने, ये किसके ऊपर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन गवर्नर जनरल की नियुक्ति हटाने या उनको नियुक्ति करने के लिए अभी भी हक किसके पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्या हुआ कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट पार्ट में गवर्नर था, ठीक है, 1785 में वो क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड 1785 में खत्म हो गया था, वारेन हेस्टिंग, है ना। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनकर आया उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर आए थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1786 से लेकर 1793 एडी तक। देखो, भारत के कर्नाटक में फ्रांसीसी हारे थे
और फ्रांसीसी हारने के बाद फिर कहां चले गए थे? फ्रांस। ये बात है 1763 एडी की। और इसी के 13 साल बाद 1776 में अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया में एक क्रांति हुई थी। और कहां पर हुई थी? यूएस से, अमेरिका में। अमेरिका में जो लोग थे वो किसे मार रहे थे? अंग्रेजों को। यही बात पता चल गई भाई फ्रांस को। फ्रांस ने तुरंत अपनी आर्मी भेजी, कहा जाओ अमेरिकन के साथ मिलकर अंग्रेजों को गिरा गिरा कर मारो, एक को मत छोड़ना। फ्रांस के लोग पहुंचे, अमेरिका के साथ मिलकर जमकर पीटा अंग्रेजों को, अमेरिका को स्वतंत्र करा दिया। अगर फ्रांस नहीं पहुंचता तो क्या अमेरिका स्वतंत्र होता? नहीं होता। भारत की हार का बदला जाकर कहां चुका है इन्होंने? अमेरिका में। और उस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा जो थे पिटने वाले ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या था? कॉर्नवालिस, यही था। वहां पर अंग्रेजों का हेड था और वहां से पिटकर यहां आया। एक जगह है, देखो देखो, एक आप बताओ कि एक जगह पिटा है, वो दूसरी जगह पिटना चाहेगा? अंग्रेजों के हाथ से अमेरिका गया, भारत भी चला जाए, ऐसा चाहेंगे ये लोग? यहां आकर सबसे पहले इसने पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया। मतलब जितना थाना, चौकी, इकाई, मतलब आप लोग देख रहे हो, किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। अच्छा, एक बात बताओ कि जब पुलिस सिस्टम भारत में स्टार्ट हुआ था तो क्या ब्रिटिश ने ये पुलिस सिस्टम चलाया गया था? मतलब था वहां पे? नहीं था। और जान अब क्या होगा कि आज भी हमारे यहाँ ज्यादातर जो कानून हैं वो अंग्रेजों के जमाने के। एक बात और, देश के एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? नेता का, मंत्री का, पुलिस का या आईएएस ऑफिसर का? आईएएस ऑफिसर का होता है। भाई जो देश का प्रशासन समझे वो कौन होता है? सिर्फ आईएएस होता है ना? नेता पढ़ाई से मतलब ही नहीं, पुलिस तो बिल्कुल नहीं। वो क्या भाई बता पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? उन्हें क्या समझ में आएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देश चलता किस पर है? देखो भाई, इतनी पढ़ाई जानकारी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को होती है। देश में कोई भी नेता हो, है ना, कोई भी नेता हो, लेकिन आईएएस ही है। जो आईएएस होता है वही कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, मुख्य सलाहकार, बताता है बोलना क्या है, कैसे क्या, मतलब कैसे क्या करना है। पूरा सचिवालय होता है जो सलाह देता है, सारे आईएएस होते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? यही है, कॉर्नवालिस। और इसकी सोच थी कि अमेरिका तो गया, भारत में ताकत बढ़ाने, भाई ये क्या करने लगा? भारत में ताकत बढ़ाने लगा कि कहीं ये भी स्वतंत्र ना हो जाए। लेकिन पुलिस है ना, आर्मी है, ऑफिसर है। भाई देखो अब क्या होगा कि परमानेंट इनको सैलरी भी देना पड़ेगा। और पेमेंट कहां से देंगे ये? जितना टैक्स आएगा, और क्या होगा, टैक्स, जितना टैक्स आएगा उसी से क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे इन सभी को। और टैक्स किस पर लगता था? एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, मान लो किसान का मन नहीं किया, तो टैक्स मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा भाई। ऊपर से कॉर्नवालिस किसी को भेजता कि जाओ टैक्स लेकर आओ। कॉर्नवालिस का आदमी था, कोई गब्बर सिंह का नहीं कि वो जाकर लेकर आए। गब्बर सिंह का नाम था। लेकिन एक बात बताओ कि उस टाइम पे ना तो कोई, भाई क्या होता था, प्रेस थी, ना मीडिया थी, ना प्रिंटिंग प्रेस थी। वहां से यदि 50-100 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को पता होता कि कॉर्नवालिस कौन है, क्या मतलब है, उसे क्या पता होता कि कॉर्नवालिस कौन है? एक व्यक्ति गया, किसान को पकड़ा, बोला टैक्स दो। किसान ने कहा किसने भेजा? पता चला कि भाई कॉर्नवालिस ने भेजा। किसान ने डंडे निकाले, 10-15 डंडे लगाए, बोला जाओ बेटा कॉर्नवालिस को भेज देना। कॉर्नवालिस ने सोचा भाई कम से कम एक परमानेंट इनकम तो हो। मान लो कि 50,000 का खर्चा है और पेमेंट वगैरह, भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, तो 50,000 कम से कम परमानेंट इनकम तो हो। ऐसा करने के लिए कॉर्नवालिस ने भारतीयों से ही भारतीयों को पिटवाना चाहा। इसने कुछ भारतीयों को बुलाया, उन्होंने कहा सर हम आपको जमींदार बनाते हैं। अब जमींदार, अब ये क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको हम बहुत सारी जमीन देंगे, इसमें से 11 रुपए के बराबर आपको टैक्स क्या होगा, मतलब रिकवर करना पड़ेगा, आपको टैक्स इस जमीन से वसूल करना पड़ेगा।
और 11 में से 10 पार्ट आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना और एक पार्ट आप रख लेना। मतलब कि मान लो 1,10,000 की इनकम हुआ तो टैक्स के रूप में तो अंग्रेजों को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए, और जमींदार को कितना, 10,000 रुपए। और जमींदारों से कहा कि समय होते ही दे देना। भाई आज जो है 11, मान लो कि उन्होंने कहा कि आप जो है 11 के बजाय 12 वसूलो, 13 वसूलो, हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें हमारा 10 मिलना चाहिए अस्थाई रूप से, उससे कम ना होने पाए। जमींदारों ने कहा सर भरोसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टेंशन क्यों लेते हो, समय से पहले मिलेगा आपको। जमींदारों ने किसानों से जाकर वसूला 111 पार्ट और इसका 10 पार्ट अंग्रेजों को दिया और 101 पार्ट खुद रख लिया। घपला हो गया ये तो भाई, है ना। अंग्रेजों के जमाने भाई की मूवी देखो तो ज्यादातर जमींदार बनते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कि जेलर तो भाई जेलर ही रह गए। मार मार के किसानों से टैक्स वसूल करना जमींदारों द्वारा। लेकिन आज के बाद अंग्रेजों की परमानेंट इनकम फिक्स हुई या नहीं हुई, पीटेगा कौन, किसान। जमींदार भविष्य में किसको किसका साथ देते हैं, अंग्रेजों का या भारतीयों का, अंग्रेजों का। लेकिन कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया या नहीं कर लिया बताओ। अब इसे ही क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को जमींदारी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। अब बताओ भारत पर कंट्रोल बढ़ा या नहीं बढ़ा। अभी देखना आगे देश के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेंगे कि कहीं स्वतंत्र ना हो जाए। कि बड़े समय तक हमको ये एग्जाम्पल भी देते रहे। देखो हमें एक चीज यही यही वजह थी कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था स्वतंत्र होने में, और बड़े समय तक तो हमको ये एग्जाम्पल भी देते थे कि अगर हम अचानक से स्वतंत्र कर देते आपको तो क्या कर लोगे आप, देश चला पाओगे आप। एक बार मोतीलाल नेहरू जी को एक अंग्रेज ने चैलेंज कर दिया कि संविधान बनाकर चला पाओगे आप जैसा हम चलाते हैं। 1928 एडी में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है जिसे। इसी चैलेंज पर लास्ट तक भाई क्या होता है, यही कहते। अच्छा अंग्रेज जब चले गए तो सच में ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई थी, संकट आ गया था। देश चलाएगा कौन, सारे आईएएस तो गए। पता चला 15-20 हजार आईएएस की वैकेंसी निकली। आईएएस की सोचो कि देश को किसने चलाया होगा उस टाइम पे, आप लोग सोचो जरा, कहां से आईएएस आ गए इतने सारे। वास्तव में जो ग्रेजुएट था पूरा भी नहीं हुआ था जिनको, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर आईएएस बनाया गया था उस टाइम पे। और भ्रष्टाचार तो होना ही था, फिर पकड़ पकड़ कर बना दिया लाके, आप सर्च करके देखना, है ना, कोई एग्जाम नहीं हुआ था। चलो यहाँ जो ने, जो कॉर्नवालिस था उसने पुलिस बनाई, आईएएस बनाए, आर्मी बनाई, उसके पास नौसेना थी अच्छी सी। तो अब इन लोगों के पास ये हो गया कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि भाई उन्होंने परमानेंट सेटल मतलब अस्थाई बंदोबस्त के लिए परमानेंट सैलरी उन लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि इनका जो था कंट्रोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूरे इंडिया में। लेकिन अभी भी इनको एक जगह से खतरा था, क्योंकि जो इंडिया था बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था जहां पे कुछ राजा थे और वो राज्य कर रहे थे। तो इनको लगा भाई कहीं कोई राजा है वो मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे, भाई लड़ाई की शंका तो बनी रहती है। और इनको सबसे बड़ा खतरा था मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से। तो जो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलिजली को एक टारगेट दिया कि भाई जाओ देखो इंडिया में जो राजा हैं उनसे भाई देखो कि क्या हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश जो एम्पायर था इंडिया में। तो यह व्यक्ति भारत में टारगेट लेकर आया था। अच्छा एक बात बताओ कि फ्रांस के लोग भारत में हारे थे तो क्या फ्रांस की जनता को अच्छा लगा होगा। और फ्रांस के लोग अमेरिका में अंग्रेजों को भगाया तो फ्रांस के लोगों को अच्छा लगा होगा, लगा होगा भाई, जरूर लगा होगा, है ना। तो फ्रांस की आर्मी का एक ऑफिसर था और उसका नाम था नेपोलियन। फ्रांसीसियों को लगा कि भाई ये तो अपना हीरो बनेगा, बदला लेगा। ये लोगों को मतलब फ्रांस के लोगों ने किंग बना दिया नेपोलियन को।
अब यूरोप में नेपोलियन का ये जो नाम का व्यक्ति था, अंग्रेजों की पिटाई करने लगा और इसी समय साउथ इंडिया में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों की पिटाई कर रहे थे। टीपू सुल्तान के दिमाग में एक प्लान आ गया कि भारत का, देखो भाई, भारत का एक पहला शासक ऐसा है टीपू सुल्तान जो इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में जानकार था। पहला ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में दूतावास बनाया था, ठीक है, और वह था कौन था? टीपू सुल्तान था। यह व्यक्ति दुनिया के मामलों को लेकर अवेयर था। इसके दिमाग में आया, अगर फ्रांस की मदद से अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो फ्रांस की मदद से भारत क्यों नहीं हो सकता? यही बात सोचकर टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से कहा, सर अगर मौका मिले तो कभी भारत भी आओ। जब आपके लोग पिटे थे तो मैं नहीं था, और आप आओ, यहां दोनों मिलकर भारत में अंग्रेजों की पिटाई करेंगे। नेपोलियन ने कहा, भाई थोड़ा इंतजार करो, काम है, खत्म करके ही आते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना बस। अच्छा, नेपोलियन भारत में आने को लेकर हाँ कर देता तो सबसे ज्यादा किसको परेशानी होती? अंग्रेजों को। अगर एक मूवी में सनी देओल टाइप का हीरो हो तो विलेन की तो हालत वैसे ही खराब होती है। और सोचो कि हीरो की, भाई देखो, और देखो उसी समय पर जॉन अब्राहम एंट्री मारे कि जब वो विलन पिट रहा हो, तो दुनिया की कोई ताकत हीरो को हरा सकती है क्या? एक जगह टीपू सुल्तान अंग्रेजों को मार रहा था और दूसरी जगह नेपोलियन। अगर दोनों एक जगह साथ हो गए तो एक बात बताओ, ये लोग हरा पाएंगे? इनको हराना आसान होगा? भारत हाथ से चला जाता। अच्छा, इसीलिए अंग्रेजों ने वेलेज़ली को भारत भेजा कि जाओ भाई, कुछ ऐसा करो कि अगर टीपू जो है नेपोलियन का साथ देगा तो बाकी भारत के शासक जो हैं वो क्या करेंगे? मतलब क्या है भाई, है ना? और उनका साथ दे दिया तो सब कोई मिलकर नेपोलियन को हरा देंगे। मतलब वेलेज़ली के माइंड में था कि यदि नेपोलियन जो है, मतलब कि यदि टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन के साथ हो जाता है तो भारत के जो और बाकी शासक हैं उनको अपनी तरफ मिला लेंगे और नेपोलियन को क्या करेंगे? हरा देंगे। अब ये जो था व्यक्ति भारत आ गया, लेकिन अब सारे राज्य इसकी मदद करें? क्यों मदद करेंगे भाई? वेलेज़ली जानता था कि अगर भारत के राजाओं से इमोशनली बात करो तो बात बनेगी। अगर हम लोग इमोशनल थोड़ा भाई जल्दी हो जाते थे। राजाओं से मिलकर वेलेज़ली ने बड़ी प्रशंसा करना शुरू कर दी कि सर बचपन से सुनता आ रहा हूं कि इंडिया 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 के राजा के भाई ताकत, क्या बहादुरी सुनी है। बचपन से बड़ा मिलने का मन था आपसे और मिलकर बड़ी खुशी हो रही। और राजा इमोशनल हो गए। भाई उन्होंने कहा कि क्या सही पकड़ा आपने, हमारे बाबा जो थे तलवार सिखाते थे तो समझो 400-500 गए। हमारी बहादुरी के बड़े चर्चे थे। वेलेज़ली ने कहा, सर यही बात तो करने आया हूं, आप तो बहादुर हैं ही। अफसोस की बात है कि आप हमारी आर्मी से हारे, और पता है क्यों हारे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नौसेना है। हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं आपके पास कि भारत में बहुत सारे राजाओं से बात करेंगे और सबसे दोस्ती करेंगे। जो राजा हमसे दोस्ती करेगा उसके यहाँ हम एक अरेंजमेंट रखेंगे, मतलब बटालियन, एक रेजिडेंट रखेंगे, यानी ऑफिसर। जो राजा हमसे दोस्ती करेंगे वो, आप देखो भाई, यदि वो दोस्ती करते हैं तो हम भी उनसे दोस्ती करेंगे, है ना? आफत में तो नहीं छोड़ेंगे। तो और कोई बाहर से आता है तो आप, हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। राजाओं को लगा भाई ऐसा है, बेहतर कमांडर है इनके, अंग्रेजों के, फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो भाई देखो कि आगे उन्होंने सोचा कि यदि ये डील, भाई ये जो बात कर रहे हैं इसमें तो हमारा कोई नुकसान है नहीं, कोई खतरा है नहीं, और देखो इससे हमें फायदा ही था, कोई डर ही नहीं है। राजाओं ने कहा ठीक है सर। वेलेज़ली ने कहा, राजाओं से कहा कि अभी कोई मारने आया हमको तो मदद करोगे? राजाओं ने भाई कहा कि नाम बता दो एक बार बस,
कौन मार रहा है बता देना, आप जिंदा चला जाए तो बताना। वेलेज़ली ने कहा बस इतनी ही आशा है आपसे। वेलेज़ली ने अपनी बात मनवा ली और इसे ही कहा जाता है सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि। मतलब आप हमारी सहायता करो और हम आपकी सहायता करेंगे। और सबसे पहले, ठीक है, मतलब इस जो ये था सब्सिडायरी अलायंस था, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद ने। और बाद में भी बहुत से राज्यों ने किया, अवध हो गया, पेशवा हो गया, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मराठा तक सबसे दोस्ती कर ली। भारत में टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, वेलेज़ली ने घेर कर मरवा दिया। बाद में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को भी उधर हरा दिया। अब अंग्रेजों की समस्या टली या नहीं टली? एक बात बताओ कि बंगाल में गवर्नमेंट जो है, मतलब बंगाल में मुगल गवर्नमेंट, और उनसे टैक्स कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसका था? अंग्रेज था। जमींदारी व्यवस्था किसके अंडर में थी? अंग्रेजों के अंडर में थी। सबसे ज्यादा टैक्स वहां एक्सपेंड कर रहे थे ये, किसमें? सेना में। और आप देखो आज के बाद सेना का खर्च कौन उठा रहे हैं? राजा। क्यों? मैंने आपसे भाई देखो बताया था कि इन्होंने अपनी बटालियन राजाओं के यहाँ रख दी थी, एक एक बटालियन, है ना। और जो सैलरी भी उन्हें देते थे, सेना का खर्च राजा उठाते थे। और जबकि सेना किसके लिए थी? अंग्रेजों के लिए थी। देख रहे हैं आप लोग, दिमाग इनका देख रहे हैं आप लोग कितना, मतलब दिमाग से चलते थे। तो सारा पैसा कहाँ गया? आप जो बच रहा था ब्रिटेन गया, वहां डेवलप किया। आप जानते हैं कि इन्होंने, कि मतलब जो पहला, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पर आया था? ब्रिटेन में। इन्होंने डेवलपमेंट रिसर्च में लगाया, वैज्ञानिक आविष्कार किए। जो काम दुनिया हाथ से कर रही थी, ये मशीन से कर रहे थे। उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई, कंपनियों की बाढ़ आ गई। अब समस्या ये हो गई भाई कि देखो कि उत्पादन तो ज्यादा हो रहा था, तो बेचेंगे कहाँ? और भारत बहुत पॉपुलेशन वाला देश था। अंग्रेजों को लगा कि चलकर भारत में व्यापार करते हैं। ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया कि सर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली क्यों दी है? मतलब ट्रेड मोनोपोली मतलब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था। एक प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाई ही है ना, वही ट्रेड करती थी। और ये अधिकार खत्म करिए, लोगों ने कहा कि अधिकार सर खत्म करिए और हमें लाइसेंस चाहिए। आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, लेकिन भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बहुत सारी कंपनियां व्यापार करेंगी। लेकिन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब रिक्वेस्ट पर दो व्यापार, एक क्या था, दो व्यापार जो था उनके राइट में मिला था कि उस पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। देखो पहला था कि चाय का व्यापार, ठीक है, भारत में। और देखो और दूसरा क्या था? चाइना के साथ व्यापार, मतलब वहां से खरीदेगी और चाइना में बेचेगी। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आज के बाद इनका टारगेट बदल गया, है ना। और ये देखो यहाँ पे पहले देखो क्या ये चाहते थे कि बिना ये क्या चाहते थे कि बिना सोना दिए, अब देखो, मसाला मिले, मतलब ये सोना भी ना दें और उसके बदले में क्या मिले? मसाला मिले। और अब ये चाहेंगे कब्जा रहे, है ना, क्योंकि पहले तो था भाई चलो ट्रेड मोनोपोली था, लेकिन अब बहुत सारी कंपनी आने लगी, तो क्या सोचेंगे कि इनकी जो भाई जो थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कब्जा रहे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे कब्जा करने का तरीका इन लोगों का बदल गया। कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए तो भारत में ये भारत से ले जाते थे और वहां बनाते, फिर यहां आकर उसी चीजों को बना के सामान बेचते। एक बात बताइए, हम भारत के लोग अंग्रेजों का सामान खरीदते ज्यादा क्यों थे? खरीदते थे क्या ज्यादा? हमारी आवश्यकताएं कम हैं कि हमारे जमीर में भी दम? आवश्यकता कम होती है तो शॉपिंग ज्यादा होती है क्या? कम होती है। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं सूती कपड़ा बोलते हैं,
भाई 4, 5, 10 साल तक खराब नहीं होता था। गांधी जी एक धोती पहनकर लाइफ टाइम गुजार दी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आज के बाद अंग्रेज कल्चर बदलना शुरू कर देंगे। बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? अंग्रेज इस मामले में सफल रहे। और कल्चर कैसे बदलेंगे? भाई आप लोग देखना, अभी जो धोती और कुर्ते में ये लोग दिखते थे उस जमाने में, कुछ समय बाद कोट पैंट सूट बूट में दिखेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज जो थे वो मतलब कैसे इंडिया के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो हमने देखा कि जो वेलेजली था, मतलब कि इस उसके टाइम पर औद्योगिक क्रांति आई। देखो यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? ब्रिटेन में। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कंपनियों की बाढ़ आ गई, और जब कंपनियों की बाढ़ आ गई तो इंडिया में ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई, दो चीजों को छोड़कर। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई कंपनियों ने कहा कि हमें भी यहाँ पे भाई जाना है व्यापार करने, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब यहाँ पर ये लोग आएंगे तो भाई उसके लिए क्या चाहिए कि इंडियन जो थे इनका सामान, अंग्रेजों का सामान क्यों खरीदे हैं? हमारी आवश्यकताएं कम हैं लेकिन हमारे जमीर में भी दम है। तो जब आवश्यकताएं कम हैं तो कोई शॉपिंग करेगा क्या ज्यादा? और जब इनका कोई सामान नहीं खरीदेगा, भाई इनका व्यापार ढंग से नहीं होगा, तो ये लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया में थोड़ा कल्चर को चेंज करते हैं। यदि कल्चर चेंज कर देंगे ये लोग तो क्या होगा कि लोग इनको मानने लगेंगे, इन पे भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो सामान लेंगे, खरीदेंगे, है ना। देखो अच्छा, अंग्रेज भारत में इतनी बड़ी मार्केट थी, ये इसका लाभ तब उठा पाते जब वो कल्चर बदले, ताकि लोग ब्रिटेन का बना हुआ सामान खरीदें। इसके लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल था और इसका टाइम पीरियड था 1828 से 1835 तक। देखो चीजों को थोड़ा व्यवहारिक समझना चाहिए, आसानी से चीजें समझ में आ जाती। अच्छा आप भाई एक बात बताओ, थोड़ा कल्पना करो, इमेजिन करो कि आज के आज भारत गुलाम हो, हम लोग किसी क्लास में हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बाहर अंग्रेजों का कब्जा हो और कुछ अंग्रेज आए और यहां पर एसी चेयर वगैरह लेकर चले जाएं, तो हथियार वाले होंगे भाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन हम लोग फिर फैन चलाकर ढंग से पढ़ना स्टार्ट करें, और अगले दिन आए अंग्रेज आए और फैन को भी खोलकर भाई निकाल कर लेकर चले जाएं। तीसरे दिन भाई हमने कहा कि फिर चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं थोड़ा। तीसरे दिन हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज आए, बोर्ड को खींच कर लेकर चले जाएं। फिर भाई अगले दिन हम शांति से बैठे हों, एक अंग्रेज आए, देखे और पूछे भाई क्या हुआ है यहाँ पर, किसने किया है ये सब? हम लोग कहेंगे कि आपके लोग ही तो आए थे, आप पूछ क्यों रहे हो? और तुरंत वो फोन करे कि भाई 1 घंटे के अंदर जो सामान ले गए थे तुरंत लेकर आओ, यहाँ पर सेट करो और दोबारा परेशान मत करना। पढ़ने लिखने वाले लोगों को परेशान किया जाता है क्या भला? हम लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है। अब जब वो 2-3 काम हमारे लिए अच्छा करे और 3-4 काम वो अपने लिए बेहतर करे, तो हम लोगों को लगेगा भाई कोई बात नहीं, पहले वाले से तो अच्छा ही। भाई नेताओं में भी ऐसे होता है कि दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब एक पहले से सांसद है और दूसरा भाई थोड़ा अच्छे से प्रचार ऐड कर रहा है, तो सभी को लगेगा कि हाँ भाई ये वाला अच्छा है। और जब वो जीत जाएगा तो 1-2 साल बीतने पर आप लोगों के माइंड में आएगा कि इससे तो अच्छा पहले वाला ही था। ऐसे वो लोग एक बार वो जीतता है, एक बार वो जीतता है ना। तो लोग कहते हैं कि चलो भाई बुराई है लेकिन पहले वाले से तो ठीक ही है। विलियम बेंटिक नाम का यह व्यक्ति भारत आया और इसको आते ही मौका मिल गया। बंगाल के सोशल वर्कर राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की डेथ हो गई और उनकी भाभी को जिंदा जलकर जलना पड़ गया, जल गई वो। राजा राम मोहन राय को बुरा लगा, विलियम बेंटिक से मिले और बोले भाई हमारे यहाँ सती प्रथा ही खत्म कर दो, भाई बहुत गलत है ये तो। विलियम बेंटिक ने कहा भाई साहब आपके यहाँ बहुत कुछ गलत है। राम मोहन राय से बोला
कि भाई बदलो। राम मोहन राय ने बोला भाई इसे बदलो। कहा वैसे देखो बदले, भारत के लोग मानते ही नहीं है। राजा मोहन राय ने कहा कि बदलो, हम साथ देंगे भाई। सती प्रथा समाप्त हो गया। अच्छा विलियम बेंटिक, भाई देखो कि देखो खतरा है तो क्या इनकी मदद करते? यदि विलियम बेंटिक को राजा राममोहन राय या किसी से खतरा होता तो इनकी मदद करते? क्या था जो विलियम बेंटिक नहीं कर सकता था? इसके सामने पॉइंट में भी ताकतवर नहीं था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क याद है जब मैं पुर्तगाली का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था, उसने भी सती सिस्टम पे बैन लगाया था साउथ इंडिया में। देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विलियम बेंटिक कल्चर को चेंज करने का प्रयास कर रहा था ताकि इनका फायदा हो। इसने बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास में सती प्रथा का अंत किया। बाद में और भी जगह पर रोक लगती चली गई। भारत में चलता था ठगी व्यवस्था, ठग लेना मतलब बेवकूफ बनाना। देखो आज थोड़ा बहुत कम जानकार, आज तो देखो थोड़ा बहुत जानकार हो गए हैं लोग। आज से 10-15 साल पहले पता चलता था कि भाई लोग अपना बड़ा जीके स्ट्रांग करते थे कि भारत की छोटी छोटी जगह, लोकल एरिया, नेता, गली मोहल्ले, उसके बाद फिर ट्रेन पर सफर करते और व्यक्ति से अनायास ही बात करना शुरू कर देते थे कि भाई साहब कहाँ से हो। किसी ने बता दिया कि भाई राजीव चौक दिल्ली से, तुरंत शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब ये तो जाना पहचाना एरिया है। इधर में जीटीबी नगर, बगल में प्रगति मैदान, वहीं वहीं से आना जाना होता है मेरा। पता लगा कि भाई 20 मिनट ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को लगता है कि अपने ही एरिया का तो है, ये तो सब जाना पहचाना एरिया है। 20 मिनट बाद जो व्यक्ति बता रहा होता है वो अपना बैग ओपन करता है, उसमें बॉक्स निकालेगा और उससे गजब की मिठाई निकालता है जो देखी ना वो कभी, और सामने वाले से कहता है भाई साहब आपकी भाभी जी की हाथों की बनी हुई शानदार मिठाई है। टेस्ट करते ही मिठाई ही मिठाई बचती है, बाकी सब गायब हो जाता है। देखो अंग्रेजों को भारतीय ठगते थे। बाद में विलियम बेंटिक ने देखो पूरी तरह से इसको बैन कर दिया और बाद में ही 1837 तक पूरी तरह खत्म कर दिया गया, है ना। देखो एक बात और थी कि इंडिया में, भारत में चलता था गुलाम व्यवस्था, लोगों को गुलाम बना दिया जाता। इसने गुलाम व्यवस्था पर रोक लगाई। 1843 तक इसको भी खत्म किया गया, है ना। और 1833 एडी में एक एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश, ठीक है, एक एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे पारित किया 1833 एडी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को बना दिया गया भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो मोनोपोली थी दो चीजों में, उसमें भी खत्म कर दिया गया, समझ रहे हो। अच्छा इसके पास टारगेट था कल्चर बदलना। अच्छा किसी देश को बदलना है तो बुजुर्गों को समझा के बदल सकते हैं क्या? नहीं। एक ही तरीका था, एजुकेशन सिस्टम बदल देना। क्योंकि छोटा बच्चा है, हिंदी पढ़ता है, भाई बोलेगा कि चंदा मामा दूर के, इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश की बुक दे दो तो बोलेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ज्यादा समस्या हमें इंग्लिश से नहीं थी, इंग्लिश तो हमें पहले से भी आती थी। अंग्रेजों को संस्कृत और फारसी भी आती थी, समस्या सिलेबस से थी। एक बार सिलेबस बदलो, बच्चों का कल्चर बदलने लग जाएगा अपने आप। और देखो ये बात मैं नहीं कहूंगा जिसको बुलाया गया उसका स्टेट में, देखो यहाँ पे कि आज भी एजुकेशन सिस्टम आ गया है ना। एक बार एजुकेशन पॉलिसी है, देखो एजुकेशन सिस्टम से ये होता है कि जो कल्चर होता है देश का वो डिपेंड करता है ना। तो एजुकेशन सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी देश को किसी देश का भविष्य तय करने में। तो देखो यहाँ पे जब विलियम बेंटिक जो था एजुकेशन सिस्टम को बदलने लगा, तो जो बदलने के लिए जो व्यक्ति आया उसका नाम था मैकाले, है ना। मैकाले को बुलाया गया और उसी का स्टेटमेंट है, मैं मैकाले का स्टेटमेंट आप लोगों को बताता हूं कि उसने पहला स्टेटमेंट दिया था कि पूरे एरिया का बुक मिला दो तो ब्रिटेन में एक लाइब्रेरी की
एक अलमारी के सामने बेकार है। ये मैकाले का स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या बोला था मैकाले ने कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन ला दिया जाए तो भारत दिखने में भारतीय होंगे, कहां से, बाहर से, और अंदर से अंग्रेज। और इसी का तीसरा स्टेटमेंट इसी ने बोला कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन से कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। अब इसकी बात मान ली गई मैकाले की, और 1835 एडी में विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। अब आप देखना कि सड़कों पर धोती कुर्ता पहनकर चलने वाले लोग कुछ साल बाद कोट पैंट में नजर आएंगे। अब अंग्रेजों को और फायदा होगा या नहीं होगा? देख रहे हैं आप लोग शुरुआत से पूरी हिस्ट्री देखते आइए। मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूं कि कैसे अंग्रेज सोचते थे, उनका माइंड सेटअप क्या था। वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। विलियम बेंटिक ने इंडिया का कल्चर चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद कुछ समय बाद आया लॉर्ड डलहौजी। देखो, लॉर्ड डलहौजी इंडिया पहुंचते ही एक कार्य किया। देखो, एक बात बताओ जरा आप लोग कि ब्रिटेन जैसे देश से क्या सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहां से मिलता था? भारत से मिलता था। भारत से लेकर जाओ कच्चा माल और फिर वहां से बनाकर लाकर बेच दें यहां। भाई क्या करना होगा हमें? लेकिन ये बताओ, अगर भारत से कच्चा माल खरीदना चाहे और कोई ना बेचना चाहे तो अंग्रेजों को जबरन लेना होगा। तो जबरन में जनता राजा के सामने विद्रोह कर सकती है। बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां राज्य भाई नहीं थे। डलहौजी बोला कि राजाओं को हटाकर राज्य हड़प लो और जनता में जबरन जो है चीज ले लो। और ये लोग सुनते नहीं है ना। तो डलहौजी ने भारत में आकर कहा कि पता करो कितने राज्य हैं। पता चला भाई कि टोटल 100 राज्य है मान लो। तो क्या करे डलहौजी? सबको मारकर राज्य छीन ले? समझदारी होगी। यदि ऐसा ये करने निकलते तो सब मिलकर मारते इन्हें। डलहौजी को पता चला कि 100 राज्य हैं मानो भाई, मान के। तो डलहौजी ने कहा कि पता करो कितनों के पास बच्चे नहीं। पता चला 10 के पास नहीं है, 90 के पास हैं। तो डलहौजी ने कहा कि जिसके पास बच्चा नहीं है वह कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता और उनका राज्य हड़प लिया जाएगा। मतलब बच्चा नहीं है तो ये उनकी समस्या है। और भाई ये जो 90 राज्य बचे हैं, इनको कहता था कि अगर बच्चा नहीं है तो ये उनकी परेशानी। मतलब ये देखो, 10 राज्य में ऐसे थे कि वहां पे कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं था। तो डलहौजी ने कहा कि भाई हड़प लेते हैं। लेकिन एक बार बताओ कि जो बाकी 90 राज्य थे, इनको तो कहना था कि भाई उनके पास देखो, उन्होंने कहा, जो 90 राज्य बचे थे उन्होंने कहा कि भाई उनके पास देखो बच्चा नहीं है तो ये उनकी दिक्कत है। मतलब ये उनकी परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन ये क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों से नहीं कहेंगे 90 राज्य जो बचे थे कि भाई ये तो उनकी परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है? अंग्रेज समझते थे कि ये इंडिया को बहुत ज्यादा समझते थे। इनको पता था उल्टा होगा। ये 90 राज्य अपनी अपनी रानियों से जाकर कहेंगे कि देखो आज हम बाल बाल बच गए, धन्य मनाओ, लाख लाख ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम हमें एक चिराग तो बख्शा, भले ही पप्पू टाइप का। भाई जिसके जिसके पास बच्चा नहीं था उसका राज्य हड़प लिया गया। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन सिस्टम या हड़प नीति। और सबसे पहले जिसको हड़प लिया अंग्रेजों ने, वो क्या था? महाराष्ट्र में है एक जगह, सतारा। बहुत ज्यादा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे सतारा हो गए, फिर बाद में भी और भी थे, झांसी थे, नागपुर थे। अच्छा सोचो कि ऐसा मतलब आज होता तो बहुत से लोग क्या करते? शादी कर लिए होते। यदि ऐसा आज कोई सरकार नीति बना दे तो जो शादी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो तुरंत शादी कर लिए होते। डलहौजी ने प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट हो ज्यादा, इसलिए नहीं उन्होंने 1853 एडी में रेलवे लाइन लाई। और पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली? बॉम्बे से थाने।
और अच्छा सोचो, बॉम्बे में मराठा था और उस टाइम में जाते तो सब लूट लेते, तो कुछ बचता इनके पास। और सोचो कि अंग्रेजों लूट रहे हो तो उस समय उनको कोई भाई हेल्प भी ना मिलती हो, तो उस समय क्या होता था, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, है ना, फोन वगैरह। और इसके लिए इन्होंने 1853 एडी में संचार व्यवस्था स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन सिस्टम। दूर संचार के लिए एरिया में लेटर नहीं जाता था, है ना। अच्छा, जब पहले के जमाने में दूर संचार भाई बात करनी होती ना, कुछ लेटर लेटर वगैरह भेजना होता था, कोई संचार व्यवस्था तो था नहीं। एक एम्बेसडर था, कबूतर, जा जा जा, कबूतर जाता था। बेचारे कबूतर को तो समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। आज के बाद अंग्रेजों ने 1853 एडी में टेलीग्राम लाया, मैसेज भेजने का तरीका। और 1854 में डाक विभाग की स्थापना किया। और 1854 में डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी स्टैब्लिश किया, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब काम ज्यादा बढ़ रहा था, तो इसके लिए इनको क्लर्क भी चाहिए, अंग्रेजी जानने वाले। इसके लिए 1854 एडी में इंग्लिश को सुधार करने के लिए एक कमीशन मतलब बनाकर हेड बना दिया, है ना, एक कमीशन बनाया। चार्ल्स वुड को उसको हेड बनाया, चार्ल्स वुड को। और इसने कहा कि रिपोर्ट दो भाई, क्या किया जाए इसके लिए। उसने रिपोर्ट दी और इसे कहा जाता है वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, है ना। और इसी के अनुसार भारत में 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और तीनों फेमस जगह पर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अच्छा बताओ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। आज कौन सा टाइम चल रहा है, 1857। और आज तक हम कह रहे थे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन कोई बात नहीं। आज के बाद इंडिया का भाई जो दिमाग था घूमा, हथियार उठाया, मार्केट में टहलने लग गए। और आप जानते हैं क्या हुआ, क्रांति हुई। और इतनी भयंकर क्रांति हुई, इसलिए इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यहां तक अंग्रेजों ने अपना टैलेंट दिखाया, थोड़ा सा अब हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। देखो, डलहौजी ने 2 कार्य किए। उसने पहला कार्य किया, ये चाहता था कि मैं भाई अवध का राज्य हड़प लूं। और 1856 में अवध का राज्य हड़पना चाहते थे, लेकिन अवध के शासक के पास बच्चा था, और इसने अवध के शासक पर आरोप लगा दिया, ऐसा कह के कि इसने अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर अवध पर कब्जा कर लिया। उसने कहा कि जो अवध है इसका प्रशासन थोड़ा मतलब ठीक नहीं चल रहा है। उसने कुशासन का एक आरोप लगाया और उसने उसकी गद्दी को हड़प कर उस पर कब्जा कर लिया। 1856 में सोशल वर्कर भाई बहुत पड़े थे इनके पीछे। अब कि आपने कहा था कि सुधार करेंगे, कुछ भी किया। 1856 में अंग्रेजों ने कहा भाई बताओ कि सुधार करना क्या है। उस समय छोटे छोटे लड़कियों की शादी छोटे छोटे लड़कों से हो जाती थी। मान लो भाई वो लड़का छोटा का छोटा ही रह गया, तो भाई मान लो घटना दुर्घटना कुछ हुई, तो लड़की ना तो कभी ससुराल गई और न सास ससुर, विधवा हो गई, ऐसी कंडीशन थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में एक क्या किया कराया था, मतलब इन्होंने एक एक्ट पारित करवाया, विधवा पुनर्विवाह। लेकिन सारा का सारा मामला रुक जाएगा, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई। और हम लोग 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पूरी बदल गई। और 1857 की क्रांति जो था वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और इसके बाद जो थे, अंग्रेजों को भाई डर लगने लगा। कोई अंग्रेज अकेले जाने से भाई डरता था कि कहीं 2-3 लोग मिल गए, पता लगे कि गए काम से। तो देखो, अब देखो क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद, कि जो पोस्ट थी वो बदल दी गई। कोई पूछता कि 1857 के बाद भाई कोई आके पूछता कि भाई गवर्नर जनरल कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, पता चलता कि गवर्नर जनरल आते थे, अब नहीं आते, अब वायसराय हैं। वो सब तो पुरानी बात हो गई। हाँ, महारानी विक्टोरिया ने कह दिया
कि भारत में जो अंग्रेज वायसराय जाएगा वो मत पता करना कि किसका बेटा है भाई, किसके पास बेटा है, किसके पास नहीं बेटा है, हड़प नीति की तरह, है ना। अब ये सब मत करना, सारी पॉलिसी बदल दो। कोई किसी का राज्य नहीं छीनेगा, उल्टी सीधी हरकतें नहीं। आज के बाद जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बना दिया गया 1856 में। और 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और 1858 से 1862 तक वायसराय बना दिया गया इसे। मतलब ये क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। अब एक बात बताइए कि इसका भाई सबसे पहला किस पर होगा कब्जा, मतलब इसका फोकस जो है सबसे पहले किस पर होगा। अच्छा, पता चला कि भाई क्रांति हो रही है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है। सबसे पहला काम, डंडे लेकर पुलिस पहुंचेगी। पुलिस किसके माध्यम से डंडे मारती है, कानून के। आज की डेट में, आज की समय के बाद जितने कानून हैं, जिसमें इंडिया पिनल कोड है, जैसे भाई इंडियन पिनल कोड हो गया, आईपीसी हो गया, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, सब लिखवाया गया। छोटे छोटे कानून बनाकर भारतीयों पर ये लोग क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। अंग्रेज, अब देखो यहाँ पे, जनता को कंट्रोल में रखो, ये इन लोगों की पॉलिसी थी। आज कानून का पालन करवाता कौन है, न्यायालय, है ना। आज तक एक न्यायालय था, बाकी छोटे छोटे थे। 1861 एक्ट पास हुआ, 1861 एक्ट पास हुआ, और इन्होंने अपने जो फेमस एरिया थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, हाई कोर्ट बनवा दिया। अब बताओ कि अगर इन्होंने जनता पर कंट्रोल करने का टारगेट बना लिया है, तो आपको क्या लगता है कि इनको इनको पता था कि भारत की जनसंख्या कितनी है? कोई आइडिया है इनके पास? आज तक जनगणना नहीं हुई थी, और पता नहीं भाई होगी, या मतलब विद्रोह हुआ तो मान लो भाई कभी विद्रोह हुआ तो पता कैसे चलेगा इनको। थोड़े समय बाद एक वायसराय आया, उसका नाम था लॉर्ड मायो। उसका जो टाइम पीरियड था 1869 से 1872 था, और इसका जो था पहला ही टारगेट था कि कितने आदमी थे। देखो, शोले मूवी थी, उसमें दो लोग थे, दोनों ऊंचाई पर खड़े थे, नजर आ गए गब्बर के लोगों को। यहाँ इतने आदमी थे और जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि आज भी यहाँ ऐसे ऐसे पिता हैं जो इतने इतने बच्चों के बाप हैं। अगर अच्छा, जिस देश में यही पता ना हो, पिता को ही पता ना हो कि कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ये पता लगा पाएंगे भला? पता करते करते थक गए, पता नहीं कर पाए कि कितने लोग थे। पहली बार इन्होंने जनगणना कराई, लेकिन वो क्या था, असफल हो गया। ठीक है, इसी के द्वारा हुआ था पहली जनगणना, लेकिन वो असफल जनगणना थी। अच्छा, कितने आदमी थे, किसका डायलॉग था, गब्बर सिंह का था। और गब्बर सिंह को मारने में दो कैदियों का बहुत बड़ा योगदान था, है ना, जय और बीरू। भारत में कैदियों को रखा गया था अंडमान निकोबार में, एक सेलुलर जेल है, और वहां काला पानी एक जगह है। लॉर्ड मायो को पता नहीं क्या हुआ कि इसने कहा कि सेलुलर जेल का इन्वेस्टिगेट करने जाऊंगा। और एक बात बताओ कि जिसको काला पानी की सजा हुई हो, अगर वो गोरा पानी देख ले तो इमोशनल होगा या नहीं होगा? ये महानुभाव गए, वहां के कैदियों ने पीट पीट कर मार डाला। भारत में मारे जाने वाले वायसराय हैं ये, लेकिन आज के बाद अगर वायसराय को भारतीयों ने मार दिया तो वायसराय थोड़ा और अलर्ट होंगे या नहीं होंगे? अलर्ट होंगे। अब देखो, अगला जो वायसराय था आया कुछ टाइम के बाद, लिटन, लॉर्ड लिटन था। इसके बारे में हम वायसराय की हत्या हो जाए तो ये लोग और अलर्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो अगला जो वायसराय आया उसका नाम था लॉर्ड लिटन, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1876 से 1880। आते ही पता है इसने क्या काम किया, सबसे मतलब प्रमुख काम किया था। देखो, भारत उस समय गन बगैर मतलब जो गन था वो लेकर चलने वाले में से, मतलब किसके पास लाइसेंस नहीं होती थी,
मतलब गन वगैरह लेकर चलने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता थी क्या उस समय? नहीं थी। भाई देखो, जिसका जितना मन हो गन लेकर चले। ऐसे पता लगा कि कोई रिवॉल्वर हाथ में लेकर चल रहा है, कोई AK-47 इधर से उधर करते चल रहा है। इनको लगा भारतीयों का क्या भरोसा भाई, है ना? मान लो कोई अंग्रेज जा रहा है और एक भारतीय जा रहा है गन लेकर मस्त अंदाज में। अंग्रेज को देखा, उसके सामने देखा दूर दूर तक कोई नहीं, पीछे देखा दूर दूर तक कोई नहीं, अंग्रेज गया। आज के बाद लॉर्ड लिटन भारत में आते ही एक एक्ट पारित किया था और उसका नाम था शस्त्र अधिनियम। और देखो क्या था इसमें कि इसने भाई कहा कि पब्लिक के पास गन नहीं होगी इसमें, और उसी के पास होगा जो अप्लाई करेगा। तो सोचा जाएगा भाई कि गन दिया जाए या ना दिया जाए। सारे भारतीयों की गन जमा कर ली गई। अच्छा, पता था इसको कि अगर जनता क्रांति करेगी तो खतरनाक काम हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि जनता को भड़काने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक ही तरीका था, न्यूज़पेपर। और आज के जमाने में तो भाई ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना? और यहाँ पे यदि देखो, आज तो ऐसा होता है कि एक कोई ट्वीट भी कर दे कोई नेता, यहाँ बैठे कोई दिल्ली में करे, तो यहाँ से पहुंचने के बाद डायरेक्ट यूपी में वहां पे तुरंत मारपीट शुरू हो जाएगी, तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगी। आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उस टाइम पे न्यूज़पेपर जो थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। क्योंकि न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर निकलते थे वो भी लोकल लैंग्वेज में, और सारी लोकल लैंग्वेज जो थी अंग्रेजों को तो आती नहीं थी। एक न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में कोने में निकल गया भाई, मान लो कि कल भाई देखो न्यू दिल्ली रामलीला मैदान में कई अंग्रेज हैं, कुछ को कम करते हैं, अंग्रेजों को पता भी नहीं चलेगा, दो चार अंग्रेज कम हो जाएंगे। और इस व्यक्ति ने जितने भारतीय समाचार पत्र थे सख्त रोक लगा दिया, सब पर रोक लगा दिया। जो भी समाचार पत्र इधर उधर की खबरें मतलब निकालेगा, उस पर क्या हो गई, रोक लगा दी जाएगी। और इस एक्ट को कहा गया वर्नाकुलर एक्ट। जनता पर कंट्रोल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? इनको जनता से खतरा है। तो देखो यहाँ पे कि इसने दो महत्वपूर्ण काम किए थे लॉर्ड लिटन ने। कि इसने क्या किया था कि पहला तो वर्नाकुलर एक्ट इसने पारित किया, और दूसरा शस्त्र अधिनियम। अब देखो इन्होंने ये दोनों काम करके कंट्रोल बढ़ाया नहीं बढ़ाया? तो आप लोग समझ गए। एक व्यक्ति आया और जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसको लगा अगर भारतीयों को भाई क्या हुआ कि सब उल्टे सीधे ही काम करेंगे तो इमोशनल होकर आपके ऊपर ही क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं खिलाफ अंग्रेजों के। तो इसने भारतीयों को फिर थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश किया। 1881 में वर्नाकुलर एक्ट को खत्म कर दिया गया और फैक्ट्री अधिनियम पारित किया। अच्छा, फैक्ट्री अधिनियम में क्या हुआ कि भाई जो मजदूर थे उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। थोड़ा सुविधा दी इसने कि बच्चे काम नहीं करेंगे, कुछ सुविधा दी कि कुछ घंटे काम करेंगे, थोड़ा बहुत सहूलियत दी, लेकिन ये अपना काम करेगा। इसी साल इसने पता लगा लिया कि कितने आदमी थे। सफल जनगणना यहीं से शुरू हुआ था, और हर 10 साल में जनगणना होगी, है ना? और यही नहीं, अगर इनको जनसंख्या का ढंग से पता चल गया तो इनको ये भी पता होगा कि ये तो मतलब जनसंख्या पर कंट्रोल कर ही सकते हैं, और अगर जनता विद्रोह भी कर दे तो क्या होगा, तो कंट्रोल थोड़ा कर लेंगे, है ना? और देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे, अच्छा छोटे मोटे जो इलाके होते थे या आज भी जो हैं, आज के टाइम पे भी वहां पे माहौल कौन बनाता है? गांव के छोटे नेता। कभी किसी गांव में आप लोग चौराहे पर जाओ, एक कप चाय लेकर बैठ जाओ, वहीं कहीं चार पांच आदमी और होंगे आपके बगल में, और आप जो हो मतलब आधे घंटे बाद आपको लगेगा कि देश यहीं से चलता है। जबरदस्त पॉलिटिक्स, इतनी लंबी लंबी बातें, मतलब आज देखो आज के डेली में भी नहीं सुनने को मिलेंगी। और सोचो अगर वो लंबे लंबे डायलॉग होते थे अंग्रेजों के खिलाफ हो तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा?
आज के बाद इन्होंने ऐसे छोटे नेताओं को पकड़ लिया जैसे कि इनके समय में जमींदारों को पावर दिया गया था 1882 में, है ना। तो जमींदार क्या हुए, किसके पक्ष में चले गए, अंग्रेजों के, है ना। तो छोटे छोटे नेताओं को पकड़कर उनको पावर दे दी गई, अपने लोकल एरिया में सेल्फ गवर्नमेंट, भाई स्वतंत्र करो आप लोग, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी हमें बता देना। भाई वायसराय ने कहा कि आप लोग शासन करो थोड़ा बहुत, है ना। अब अगर छोटे नेताओं को अगर अंग्रेजों से पावर मिल गई तो नेता किसको सपोर्ट करेगा, अंग्रेजों को। तो क्रांति थोड़ा कम होगी या नहीं होगी, लेकिन मामला इतना तक सीमित नहीं था। अभी आप लोग देखेंगे, देखो ये वायसराय थोड़ा मतलब दिमाग लगाया कि देखो कि गांव में जो छोटे मोटे नेता होते हैं यदि उनको अपने पक्ष में कर लो तो देखो विद्रोह वहीं से स्टार्ट होते हैं, है ना, किसान करते हैं और पॉलिटिक्स वहां पे होगी। जब ये लोग जाएंगे बताएंगे वहां पे कि हाँ भाई अंग्रेजों ने ये किया ये किया ये किया, तो क्या होगा, इनके खिलाफ बात होना बंद हो जाएगी, तो माहौल थोड़ा कम बनेगा। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं था, आगे भी था। और हम इसके बाद जो वायसराय आया वो था लॉर्ड डफरिन, है ना। और देखो लॉर्ड रिपन ने ये पता कर लिया कि कितने आदमी थे, मतलब सफल गणना करवा लिया था। और उसके थोड़े समय बाद भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने थोड़ा सा और गेम खेला। डफरिन को लगा क्यों ना भारत में कुछ भाई बड़े नेता बनाए जाएं। देखो लॉर्ड रिपन ने एक काम और किया था, उन्होंने छोटे गांव में जो नेता नेता लोग होते हैं छोटे मोटे, उनको पकड़कर कहा भाई आपको मैं पावर दे रहा हूं, आप लोग सेल्फ गवर्नमेंट करो। और ये जब डफरीन आया इसने कहा कि भाई छोटे नेता ही क्यों, और भाई देखो उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को भी काम भाई दो, है ना, छोटे नेता ही क्यों, वो भी जाकर बताएं, बड़े नेता को तो देश देश में जाकर बताएं कि हाँ भाई हमने ये किया है, ये काम किया है, रेलवे लाई है, कम्युनिकेशन लाया, टेलीग्राम लाया है, पीडब्ल्यूडी लाया है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये बड़े नेताओं को क्या किया, बुलाया भाई, और उनसे कहा कि भाई देखो कि उन्होंने बताया कि देखो हमने भाई एजुकेशन लाए, रेलवे लाया, पीडब्ल्यूडी लाए, है ना, सती प्रथा खत्म किया। बताओ अच्छी बात, भाई ये बताओ आप लोग अच्छी बात है या नहीं है, जनता हमारे बारे में अच्छा सोचे, हम लोग चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। डफरिन ने एक रिटायर्ड ऑफिसर एओ ह्यूम को ये काम दिया, है ना। और एओ ह्यूम को भाई गया, कुछ बुजुर्ग भारतीयों से मिला जिनका जोश थोड़ा ठंडा हो चुका, मारपीट करने में कोई मतलब यकीन ना हो जिसको। और ऐसे लोगों से एओ ह्यूम ने कहा कि सर एक बात बताओ कि हमने भारत में कुछ अच्छा काम किया है नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा, ठीक है किया है। तो अंग्रेजों ने कहा सर आप थोड़ा सहयोग दो, आगे और भी अच्छा काम करेंगे, और आप जैसा चाहोगे वैसा ही करेंगे, हम भारत को भला करना चाहते हैं, है ना, सर आप हमारा सहयोग करो। और देखो क्या हुआ कि 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने बना दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अच्छा आप देखो कि एक बार एक राक्षस ने भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की, तो भगवान शिव बड़े भोलेनाथ कहे जाते हैं, थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो एक बार एक चोर गया मंदिर में और जो घंटा लगा होता है ऊपर उसको चुराने के लिए, घंटा बहुत ऊंचाई पर था, उसे मिल नहीं रहा था, तो चोर ने किसी तरीके से सीढ़ी वगैरह लेकर आकर चढ़ गया ऊपर से और घंटा खींचने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले बेटा लोग फूल पत्ती चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, आपने तो खुद को चढ़ा दिया, मांगो बेटा क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। देखो एक बार एक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, प्रसन्न हुए भगवान शिव और उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। राक्षस ने कहा प्रभु जिसके सर पर हाथ रख दूं वही का वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। राक्षस ने कहा बस सर 1 मिनट रुको, आप पर ट्राई करना है। भगवान शिव के आगे वह हाथ आगे करके दौड़ पड़ा। भगवान शिव भागे और भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु एक महिला के रूप में प्रकट हुई, मोहिनी कहा जाता है, उसी राक्षस के सामने डांस करने लगी।
राक्षस को लगा कि भाई शिव जी को बाद में देख लेंगे, थोड़ा हम भी डांस कर लेते हैं। डांस करने लगा। अच्छा, डांस जो है, स्टेप जैसा जैसा जैसे स्टेप वो करते, वैसे वैसे भगवान विष्णु भी भाई जैसे जैसे स्टेप करते वैसे राक्षस भी करता। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु ने नाचते नाचते अपना हाथ अपनी कमर पर रखा, तो राक्षस ने भी अपना हाथ कमर पर रखा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सर पर रखा, राक्षस ने भी अपना हाथ अपने सर पर रखा। वहीं का वहीं क्लियर हो गया, भस्म हो गया। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के लिए भाई क्या सिद्ध हुई, क्या सिद्ध होने वाली, भस्मासुर है ना, बनाई गई। अच्छा, क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, देखो, बनाई अंग्रेजों ने थी और बैंड किसने बजाया इसका, कांग्रेस। यही थी, यही स्टोरी। और ऐसे ऐसे नेता होंगे कांग्रेस में कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नेताओं से हिल गई। एक बार ब्रिटेन में एक पीएम का स्टेटमेंट था कि ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि जब हम दुनिया से जीत रहे हैं तो कमबख्त बुढ़े से क्यों हार जाए। इतना टैलेंट था यहाँ के लोगों में। याद रखना, आज तक आप अंग्रेजों का टैलेंट देख रहे थे, अब आप भारतीयों का टैलेंट देखेंगे। यही अंग्रेज गलती कर गए। इनको लगा कि हम भारतीयों को नेता बना देंगे, लेकिन वे नेतागिरी नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, हमारे ब्लड में नेतागिरी, मौके की देर थी बस। और आज के बाद मौका मिल चुका था, अब देखना नेतागिरी होती क्या है। ऐसे ऐसे नेता इधर आएंगे कि अंग्रेज की हालत खराब करके रख देंगे। अब आपको यही देखना है कि कांग्रेस और अंग्रेजों का गजब का मानसिक युद्ध चलता रहा। अच्छा, ये अब तक तो समझ गए होंगे कि 1857 के बाद भाई क्या हुआ, जनता की क्रांति को रोकने का क्या हुआ था, टारगेट था। और कहां पार्टी बनी थी ये वाली कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे में। कांग्रेस पार्टी बनाई थी किसने, एओ ह्यूम ने, और बनवाई किसने थी, डफरिन ने। तो आप लोग यहाँ पे देखो समझ गए होंगे थोड़ा सा एनालिसिस कि कांग्रेस पार्टी किसने बनवाई है ना, और कैसे किन परिस्थितियों में बनी। आप देखो वायसराय 1857 के बाद की पूरे पार्ट देख लो, छोटा सा है समरी वीडियो मैंने बना रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कांग्रेस पार्टी किन परिस्थितियों में बनी, कैसे बनी।